मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कुंदन की ये कहानी। मैं अपनी मौसी के घर रहता था क्योंकि वो एक अकेली औरत थी और जब मैं उनके पास आया था तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वो दिन दिखाया कि मैं किसी काबिल नहीं रह गया था। मौसी ने मेरे साथ जो कुछ किया वो सोचकर भी मैं कांप उठता हूँ कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मेरा नाम कुंदन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुआ था। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पिता का अपना कपड़ों का कारोबार था जिसकी आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा अपने माँ बाप के अकेले थे। मेरी माँ 2 बहनें थी। हमारे ज़्यादा सगे रिश्तेदार नहीं थे। मौसी की शादी बड़े अमीर घर में हुई थी। मौसा के भी कोई भाई बहन नहीं थे तो वो हमारे परिवार को ही अपना परिवार मानते थे। मौसा के मुकाबले मेरे पापा का बिजनेस छोटा था और हम भाई बहन भी ज़्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया था। जबकि मेरे मौसा का एक ही इकलौता बेटा था। मौसा के मरने के कुछ ही समय पहले कमलेश का जन्म हुआ था। मौसा की मौत एक हादसा थी, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। मौसा की मौत से मौसी बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके अंदर जीने की उमंग जागी हुई थी। मौसी ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर मौसी ने कोशिश की थी कि कमलेश को बाप की कमी को ज़्यादा महसूस ना करे। वह कमलेश के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे ज़रूर पूरा करती थी। मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्चे और भी घर के खर्च की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा उन खर्चों में ही निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसा बचा भी लेती थी ताकि हम भाई बहनों की शादी के समय उन्हें दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। इसीलिए हम बहन भाई अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे। मगर कमलेश की बात अलग थी। मौसी का तो बस नहीं चलता था पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक बार में ही निछावर कर दे। मौसी और मेरी माँ में बहुत ही प्यार था। आखिर थी भी तो दोनों सगी बहनें, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ का था क्योंकि वो बहुत ही मिलनसार और हमदर्द तबीयत की थी। वरना मौसी की शादी जब से हुई थी वो तो अपने आप में ही रहने वाली इंसान थी। उनका सारा ध्यान तो और सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जब हमारे मौसा जिंदा थे तब मौसा और हम सब साथ में मिलकर रहते थे क्योंकि उनका हमारे सिवा कोई अपना नहीं था। लेकिन उनकी मौत के बाद मौसी अपने बेटे को लेकर बहुत ही अच्छे इलाके में रहने लगी थी। लेकिन हमारे बीच का जो प्यार का रिश्ता था वो ख़त्म नहीं हुआ था। हम अक्सर उनके घर चले जाया करते थे और कमलेश भी हमारे घर चला आया करता था। वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे बाप को ही अपना बाप समझ लिया था और अपनी हर छोटी बड़ी बात मेरे पापा से पूछता और उन्हें अपनी हर मुश्किल बताता था। मेरी माँ को भी वह माँ का दर्जा ही देता था और हम बहन भाइयों से भी उसका बहन भाइयों वाला ही रिश्ता था। कयामत तो हम पर तब टूट पड़ी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह कमलेश की मरने की खबर मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सब के सब दंग रह गए थे क्योंकि वो एक दिन पहले ही हम सब से मिलकर गया था और उस समय वह बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम स्वस्थ था। फिर सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया था। इंसानों के अंदर ये तो नेचुरल है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसके मौत का कारण भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वह अचानक मरा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी। हालांकि मौत के लिए किसी कारण का होना ज़रूरी नहीं होता। हम भी उसकी मौत पर हक्का बक्का रह गए थे और रोते हुए मौसी के घर पहुंच गए थे।
सामने ही कमलेश अपना बेजान शरीर लिए हुए गहरी नींद में सो रहा था और ये मंजर हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल कटने लगा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहाँ पहुँचे थे और कमलेश दरवाजे से हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना था। मौसी की ज़ोरदार चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, जिसकी वजह से हम सब की आंखों से आंसू बह रहे थे। मौसी का सदमा हम सब से बड़ा था। वो तो उनकी जीने की इकलौती वजह थी। हम सब की रोते हुए मौसी के पास पहुंचे और अपने भाई कमलेश की मौत के पीछे का कारण जानने लगे। तो मौसी ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला था, खाना पीना भी उनके साथ ही किया और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। मौसी ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए मौसी उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। मौसी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो तो लगभग पागल ही हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी। जब कमलेश के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो मौसी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी माँ भी बहुत रो रही थी। माँ से भी अपनी बहन का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन माँ मौसी को संभाल रही थी। आसपास लोग मौसी के लिए अफसोस कर रहे थे। कितनी ज़मीन जायदाद और मौसी का चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगे, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और अब जवान बेटा इकलौता सहारा था, वो भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह बातों पर मेरी मम्मी को बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया हो उसे भला अब दौलत का क्या करना। सबसे कीमती चीज़ तो औलाद ही होती है। जब वही नहीं रहा तो दौलत तो बेमोल हो जाती है। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है और वही दुनिया मौसी की लूट चुकी थी। मौसी को बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किलों से होश में लाया गया, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्हें अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है और कभी वह चीखने लगती कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठा कर लाओ, मैं अभी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो उनके जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसी हो गई है, इसीलिए सबकी ही आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब ये देखा तो वह परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी मौसी के पास नहीं रह सकते थे। अब मौसी एकदम अकेली हो गई थी, उनका हमारे अलावा कोई नहीं था और अब मौसी अपने से अकेले घर में कैसे रहती। हम लोगों को तो अपने घर जाना ही था, क्योंकि हमारा अपना घर था। मम्मी ने मौसी को अपने साथ चलने को कहा, मगर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। मौसी की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर तय ये हुआ कि हम में से किसी एक को मौसी के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वो अकेली ना रहे और जो कोई उसका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था और बड़ा भाई मौसी के पास रहने को तैयार नहीं था, इसीलिए घर वालों ने मुझे ही उनके पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझा कर चले गए। शुरू में तो मौसी का रवैया वैसे का वैसा ही था। वह उठते बैठते पागलों जैसी हरकत करती थी, कभी कभी चीखने लगती थी, कभी कभी बड़बड़ाने लगती थी। मैं सामने होता था तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे अभी कच्चा ही खा जाएंगी। अपने बेटे की वजह से मेरा होना उन्हें शायद बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं मौसी के घूरने से डर जाता था, मगर मैं खुद को समझाता था कि मौसी बेचारी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। मगर मैं भी डर कर पीछे हट गया और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो उनका फिर क्या होगा, वह किसके सहारे ज़िंदा रहेंगी। यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह थी। मैं चाहता था कि किसी तरह वो नॉर्मल हो जाए, उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसलिए मैं मौसी की हर बुरे रवैये को सह रहा था
और मैं उन्हें हर तरह से मनाने की कोशिश करता रहता था। तो मौसी भी अब कुछ बदलने लगी थी। अब वो घूरती नहीं थी, बल्कि वो मुझे आंखों से चमक लिए देखती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे देखकर कितना खुश हो जाती हैं। एक दिन वो मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठा उठा कर मुझे देने लगे। मौसी के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो मैंने मौसी को दुख के समंदर से निकाल लिया है। धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रही थी, ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगी, और मेरा ये सोचना बिल्कुल सही निकला था। मौसी बहुत ज़्यादा संभालने लगी थी, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती। ज़्यादातर समय मेरे आसपास ही रहती हैं, बहाने बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी मौसी के इस रवैये पर बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे मौसी अब ठीक हो रही है। लेकिन अभी अगर मैं रातों को जागता तो मौसी मुझे जागती मिलती थी। मुझे मौसी की अभी चिंता रहती थी। मुझे लगता था कि शायद अब भी वो अपने बेटे को भूल नहीं पाई हैं और उसकी याद में रात को जागती रहती हैं। लेकिन मौसी मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह को ही मेरी आँख खुलती थी। वह भी मौसी के जगाने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मैं गहरी नींद से सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं थका थका सा लगने लगा था और सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी होती थी। मैं उसे अपनी थकान समझ लेता था और अपनी हालत को इग्नोर कर देता था। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी ख़त्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी मौसी मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने से पहले एक गिलास दूध भी देती। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते की टेबल पर क्या क्या मौजूद रहता था। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी अपनी मौसी के घर, अपने घर से ज़्यादा ऐश के साथ गुजर रही थी। मगर फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा था और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी ये परेशानी अपनी मौसी को बताया कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी बात पर मौसी ने गौर से मुझे देखा और ना में सर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ और नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी, आराम करो ठीक हो जाएगा। मैं मौसी की बात सुनकर चुप हो गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया नया जवान हो रहा था, अकेले कूदने से मुझे इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने मौसी से ज़्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान मौसी के लिए ले आता था। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं उनका ख्याल रखने के बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर मैं अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था, कॉलेज जाना तो दूर की बात थी। कभी कभी जब कॉलेज चला जाता था तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते, इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो। अब तो मेरे टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मैं करता तो क्या करता, मौसी ने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था। और फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया। मेरी हालत देखते ही मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर मैंने सारी परेशानी बताई तो मेरे पापा मुझे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वह भी मुझे देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप किया तो वह भी हैरान हो गया। वो मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है। पापा और मैं ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी मौसी के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ मेरी मौसी के अलावा
और कोई नहीं रहता। डॉक्टर ने ये सुनकर हैरत का इजहार किया और मेरे हालत की वजह मेरे बाप को बताई तो मुझे और पापा को तेज झटका लगा था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं सर थामे बैठा रह गया था। हम दोनों बाप बेटे सर झुकाए घर पहुँचे तो घर वाले हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? पापा अभी गुस्से में थे। वह गुस्से में बोले कि वो औरत तेरी बहन दिमागी मरीज़ है और बहुत ही बेशर्म है। पापा तो ये भी बोल गए थे कि तेरी बहन ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई थी। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी कि वह भला ऐसा क्यों करेगी, अपने बेटे की जान कोई क्यों लेगा, वो तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ने लगे कि औलाद हमारे कोई फालतू नहीं है जो तुम उस औरत का दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो हमारे बेटे के साथ क्या कर रही है? पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई थी। मुझे देखा तो मैं अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वो मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों में तो अब तक डॉक्टर की बात गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत ख़राब हो गई थी और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं क्यों रातों को गहरी नींद सोने लगा था और मौसी क्यों मुझे रोज़ाना सोने से पहले एक गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मेरी मम्मी को बताया तो वह सदमे से एक तरफ को बैठ गई थी, मगर मैं घर में आकर किसी को ना बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चलती। मेरी माँ मेरी हालत देख देख कर रो रही थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं नासमझ थी जो अपनी बहन का दुख अपना दुख समझ रही थी। मैं उसे समझ नहीं पाई और तुम्हें उनके हवाले कर दिया था। मैं जानता था कि उसमें माँ की कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वो तो वाकई मौसी के ख्याल से मुझे वहाँ छोड़ आई थी। उनका दिल बिल्कुल साफ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन मैं, पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने मौसी के घर पहुँच गए। पापा ने मौसी से लड़ाई की और उन्हें बुरा भला कहा कि वो अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस पर मौसी ने जो बात कही थी उसे सुनकर मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। मौसी गुस्से से चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वो हमेशा तुम लोगों के गुणगान करता रहता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा करके तो मेरी सारी दौलत को हथिया लोगे। वो न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तब हमें पता चला कि मौसी के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। मौसी को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद आदि के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार जताते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर मेरी मौसी मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखा था तुम लोगों ने। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत जायदाद हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, मौसी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और मैं फ़ौरन समझ गई थी कि ये सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फ़ौरन मना कर दिया था। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छा पूरी की थी, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा हरगिज़ पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे इस शादी के लिए मना किया तो वह मेरी बात फ़ौरन मान गया था, लेकिन वह बिल्कुल खामोश हो गया था और रात अपने कमरे में चला गया था। लेकिन सुबह अपने कमरे में बेजान शरीर के साथ मिला। मेरे बेटे की ये मौत हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। मौसी की घटिया सोच पर हम लोग कांप कर रह गए थे। मेरी माँ ने जब मुझे मौसी के हवाले किया था कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, तो मौसी को और भी ज़्यादा यकीन हो गया था कि हम सच में उनके दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उनके घर में अपना बेटा दे रहे हैं।
वो पहले तो खामोश रहीं, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं तो वो भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकती हैं। और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ वो घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से से कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। पापा ने कहा कि हम ऐसी दौलत पर लानत भेजते हैं जिसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और मौसी को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रखा करता था। सबको मेरी मौत का डर था, सब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे टाइम टाइम पर दवाई दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मुझे अभी भी मौसी का ख्याल आता था। मुझे उनका वो छुप छुप कर रोना याद आता था कि कैसे वो अपने बेटे के लिए गम में छुप छुप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था। मैं जैसे ही ठीक हुआ मैं मौसी के पास फिर से पहुंच गया था। मौसी मुझे देखकर नज़रें चुराने लगी थी। वो बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही थी। मैंने उनके हाथ थामकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने मौसी से कहा कि मौसी, मैंने आपको माँ माना है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनकर मौसी रो पड़ी थी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने उनके आंसू पोंछे और उन्हें अपने साथ घर ले आया। जब मौसी घर आई तो माँ ने उनसे मुंह फेर लिया। फिर मौसी रोते हुए माँ से माफ़ी मांगने लगी। तब माँ ने मौसी को देखा। बहन का दिल ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाई। माँ ने मौसी को गले से लगा लिया। अब मौसी हमारे साथ ही रहती है। धीरे धीरे मौसी की सेहत में भी सुधार होने लगा। अब मौसी खुश रहती है और हम सब भाई बहन को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो ज़िंदगी में हर परिस्थितियों का सामना कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।